चलिए अपन लोग आज पढ़ते हैं कक्षा 11वीं का परमाणु संरचना पढ़ना है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ने हैं केवल अपन को। तो आज पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे परमाणु संरचना के जो IMP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है पहला क्वेश्चन जो है आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां, इनकी कमियां क्या क्या हैं। तो यहाँ पे रदरफोर्ड जो है, तो इन्होंने एक नियम दिया था परमाणु संरचना के लिए, परमाणु मॉडल के लिए 1913 में, ठीक। मतलब रदरफोर्ड ने 1913 के पहले यहाँ पे नील्स बोर ने क्या किया था, उनके जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, इसकी कुछ कमियां निकाल दी थी। तो इसकी कमियां क्या क्या हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले पहली कमी क्या थी, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब कोई आवेशित कण किसी परिपथ में भ्रमण करता है तो वह किरणों के रूप में कुछ ऊर्जा मुक्त करता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करेगा तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे विकिरणों के रूप में मुक्त होगी और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नाभिक के समीप आ जाएगा और अंत में यह नाभिक में समाहित हो जाएगा। इस प्रकार परमाणु अस्थायी होगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। देखिए ये बोल रहे हैं, ये पहला पॉइंट पूरा ये बोल रहा है कि परमाणु क्या करता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, वृत्तीय गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे गति करेगा। तो कोई भी परमाणु या कोई भी अणु हो, कोई भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो क्या है गति करता है या कोई भी गति करेगा तो उसकी क्या ऊर्जा लगातार क्या होती है, घटती जाती है। तो वो यहाँ से गति करते करते ऊर्जा जब घटेगी तो बार बार आते आते एक टाइम ऐसा आएगा कि नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता, उसकी ऊर्जा हमेशा क्या है, इतनी ही बनी रहती है। तो इसके बारे में रदरफोर्ड ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। इस कारण से इनका जो ये कहना था कि परमाणु क्या करते हैं, वहां पे वृत्तीय गति करता है, तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं था। इसलिए नील्स बोर ने के अंदर ये वाला सिद्धांत उनका क्या हुआ, थोड़ा सा फेल हो गया था। इस मॉडल, अगला पॉइंट क्या है, इस मॉडल के अंदर परमाणु स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, जबकि प्रायोगिकों द्वारा स्पष्ट है कि रेखीय प्राप्त होता है। यहाँ पे स्पेक्ट्रम जो होगा सतत होना चाहिए, जबकि वहां पे क्या होता है, रेखीय प्राप्त होता है। इस मॉडल के अनुसार जो है के आधार पर विभिन्न कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को नहीं दर्शाया जा सकता। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनकी कोषों की संख्या को नहीं दर्शाते। जैसे मतलब कितने कोष हैं, 1 2 3 4 5 कोष, मतलब कोष मतलब होता है कक्षा। यहाँ पे कक्षा के बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी। इनका कहना ये था कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। तो ये इनकी 3 कमियां थी। तो दूसरा और बताएंगे एक बार, दूसरी कमी दूसरी कमी में वहां पे बात किया, जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम पे बात की थी उन्होंने। तो स्पेक्ट्रम जो रहेगा वहां पे, तो रेखीय स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, जबकि यहाँ पे स्पेक्ट्रम जो रहेगा तो सतत नहीं होता, बल्कि क्या होता है, रेखाएं प्राप्त होती है वहां पे स्पेक्ट्रम में। तो ये अगला है आपका, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एनोड किरणों तथा कैथोड किरणों में अंतर लिखिए। सबसे पहले एनोड किरणें, एनोड किरणें क्या होती हैं, ये किरणें धनावेशित होती हैं। एनोड किरणें क्या होंगी, धनावेशित होंगी। इनमें आवेश क्या रहेगा, धन रहेगा। धन आवेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं। और जो कैथोड किरणें होती हैं, ऋणावेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं। एनोड किरणों की प्रकृति विसर्जन नली में ली गई गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब यहाँ पे मायने ये रखता है कि विसर्जन नली में कौन सी गैस ली गई है, उसकी प्रकृति के आधार एनोड किरणें अपना व्यवहार प्रदर्शित करेंगी। कैथोड किरणों की प्रकृति विसर्जन नली में ली गई गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। इनको विसर्जन नली पे कौन सी गैस ली गई है उससे मायने नहीं रखता यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है, एनोड किरणों में उपस्थित कणों का द्रव्यमान विसर्जन नली में ली गई गैस के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। यहाँ पे विसर्जन नली पे देखिए, यहाँ पे एनोड किरणों में उपस्थित कणों का द्रव्यमान जो होगा विसर्जन नली में ली गई गैस के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होगा। मतलब विसर्जन नली में कौन सी गैस ली गई है उसका द्रव्यमान कितना है, और एनोड किरणों में उपस्थित कणों का द्रव्यमान, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जबकि कैथोड किरणों में उपस्थित कणों का द्रव्यमान क्या होता है, नगण्य होता है। तो उससे नगण्य मतलब बहुत कम, तो उसकी कोई सीमा नहीं होगी।
क्या है? तो इसका तीसरा अर्थ समझ में नहीं आया सही से। तीसरा मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि बराबर रहते हैं विकर्ण, जो एनोड किरणों में क्या होता है द्रव्यमान और विसर्जन नली में दी गई गैस का द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। यहाँ पे द्रव्यमान बराबर रहेंगे, वहां पे कैथोड किरणों में बस कणों का द्रव्यमान कोई मायने नहीं रखता, नगण्य होता है। शून्य तो अब परमाणु और आयन में अंतर, परमाणु और आयन में अंतर देखते हैं अपन। तो यहाँ पे जब परमाणु और आयन में अंतर देखेंगे तो यहाँ पे जो होएगा आपका, तो सबसे पहले यहाँ पे परमाणु और आयन। परमाणु का कहने का मतलब ये कि वह अति सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे अपन यदि बात करें, मान लीजिए पहले सोडियम की बात करते हैं और यहाँ पे सोडियम आयन की बात करेंगे, Na+। तो इन दोनों पे मान लीजिए बात, तो ये पूर्ण उदासीन होता है। क्या होता है? कोई भी परमाणु क्या होगा? उदासीन होते हैं। जैसे यदि अब नाभिक ये है मान लीजिए, और नाभिक के चारों तरफ कक्षा रहेंगे, तो ये कक्षाएं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई आवेश नहीं रहेगा। जितने यहाँ पे प्रोटॉन रहेंगे, जितने धन आवेशित कण रहेंगे, उतने ही यहाँ पे ऋण आवेशित कण रहेंगे, मतलब आवेश शून्य रहेगा, आवेश कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो होगा, जैसे मान लीजिए सोडियम की बात किए थे, सोडियम, तो यहाँ से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो इसमें क्या आ जाएगा? धन आवेश आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। या किसी से मान लीजिए, जैसे यदि बात करें अपन क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन यदि ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी से लेता है तो ये क्या कराएगा? ये ऋण आवेशित आयन कहलाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे धन आवेशित या ऋण आवेशित हो सकते हैं, मतलब उनमें यदि ऊपर चार्ज लगा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। और यदि उदासीन है तो परमाणु कहलाता है। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसमें क्या होते हैं? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दूसरा पॉइंट आपको बता दिया। ठीक, इनमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती है। समान नहीं होगी, जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए नाभिक है, सोडियम की यदि बात की जाए तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और यहाँ पे तीसरी कक्षा, 3 कक्षाएं यदि हैं सोडियम में। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी पे कितने जाएंगे आपके? 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे दूसरी कक्षा में, और तीसरी में कितना जाएगा? 1, ये 11 हो गया। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे? 10 बचेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन है। और नाभिक में जो है प्रोटॉन कितने हैं? यहाँ पे 11 प्रोटॉन है। ठीक, धनावेशित कण कितने? 11 है। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया हो, 11 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 10। ये दोनों क्या है? समान नहीं है। यहाँ पे 10 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब ये पॉइंट जो आपका बोल रहा है कि इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है। और यहाँ पे दोनों समान रहते हैं। इसके बाद परमाणु अस्थायी होता है तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु क्या होगा? अस्थायी होगा और किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। आयन विलयन अवस्था में स्थायी होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में क्या होंगे? स्थायी। मतलब ठोस अवस्था में अस्थायी होंगे और विलयन की अवस्था में स्थायी हो जाते हैं। विलयन की अवस्था मतलब जब किसी को किसी जल में या किसी विलायक में घोल दिया जाता है तब वो स्थायी हो जाते हैं, अपने आयनों के साथ में अभिक्रिया करके उसके साथ संतुष्ट हो जाते हैं अभिक्रिया करके। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अपन। इंपॉर्टेंट जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ पे थोड़ा सा अफवाह का जो नियम आप पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है? अफवाह के नियम से क्या करता है? ये अपवाद के लिए क्वेश्चन आ रहा है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफवाह के नियम से जो होना चाहिए था तो वो 4s2 3d4 होना था। और यहाँ पे जबकि ये इसके स्थान पर क्या होता है? 4s1 3d5 लिखा जाता है। क्यों? ये क्वेश्चन पूछा है। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन होता कैसा है? इस प्रकार का होता है। तो चलिए अपन यहाँ पे बात करते हैं। क्रोमियम का सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 4s2 3d4 होना चाहिए, परंतु क्या होता है? 3d4 के यदि 4 इलेक्ट्रॉन हो तो यह 3d कक्षक, अपूर्ण कक्षक के रूप में होगा तथा अस्थायी हो, अस्थायित्व को दर्शाता है। यह यदि 4s का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 3d कक्षक में चला जाता है तो 4s तथा 3d कक्षक दोनों कक्षक अर्धपूर्ण
कक्षक हैं जो स्थायित्व को दर्शाते हैं। इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे 4s2 3d4 के स्थान पर 4s1 3d5 लिखा जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अपन दूसरे तरीके से बात करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, उसके बाद फिर आपको और अच्छे बेहतर समझाते हैं। यहाँ पे क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24 होता है। 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d4 ऐसा होना चाहिए था अफबाव के नियम से। लेकिन बात यह है कि ऐसा होता तो क्या होता है, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे, और यहाँ पे कितने 5 कक्षक बनेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 इस तरीके से हो जाएंगे। अब बात ये आती है यदि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये क्या होगा, अर्धपूरित हो जाएगा। डी कक्षक क्या हो जाएगा, अर्धपूरित हो जाएगा। और अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थायी होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो विन्यास है, ये विन्यास आपका यहाँ पे 4s क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 3d कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ ये भी अर्धपूरित हो गया, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यदि अर्धपूरित कक्षक क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। ये अर्धपूरित है, अर्धपूरित मतलब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन सभी 5 कक्षकों में भरे हुए हैं। तो अर्धपूरित कक्षक स्थायी होगा। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए ये क्या करता है, अपना जो विन्यास है तो 4s1 और 3d5 दिखाता है, ना कि 4s2 3d4। तो ये इस प्रकार का है, बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है, लेकिन वहां पे कॉपर पे बात कर रहे हैं। सर एक्टिनाइड्स का वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन पूरी तरह से नहीं निकाल सकते। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 3d9 सही क्यों नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन केवल ये पूछा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होना चाहिए अफबाव के नियम से, लेकिन ये सही नहीं है, तो क्यों नहीं है सही, बात ये करते हैं। चलिए इसको तो पढ़ लीजिएगा आप, बाकी अब हम समझा देते हैं आपको। देखिए कॉपर का अपन करते हैं, कॉपर जो होता है पहले गलत वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। गलत वाला मतलब अफबाव के नियम से परमाणु क्रमांक 29, यहाँ पे 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d9। ठीक, अफबाव के नियम से ऐसा होना चाहिए। जो अफबाव का नियम है तो वो कहता है कि इस प्रकार का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होएगा। लेकिन वास्तव में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, बल्कि Cr जो Cr नहीं लिखना था, यहाँ पे कॉपर लिखना था। कॉपर पे बात चल रही थी, यहाँ पे Cu पे बात की चल रही है कि कॉपर क्या 29 जो है, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s1 और 3d कितना होता है यहाँ पे 10 हो जाएगा। मतलब आपको ये समझ में आएगा 10 क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे बात क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, यदि डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन और चला जाता है, डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन और पहुंच जाए, तो वो क्या होगा, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेगा। इसलिए D9 विन्यास ना होकर के D10 विन्यास होता है। यहाँ पे ये 6वां हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, और ये 10वां। और जो D10 विन्यास है ये पूर्ण पूरित है। ये क्या हो गया, पूर्ण पूरित है। पूर्ण पूरित और पूर्ण पूरित कक्षक क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। इसलिए जो कॉपर 29 का है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना होकर, मतलब 4s2 3d9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना होकर के 4s1 3d10 विन्यास होता है। और ये पूर्ण पूरित कक्षक होने के कारण क्या होता है, ये अधिक स्थायी होता है। इसलिए कॉपर क्या करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना दिखा करके, बल्कि क्या करता है, वो 4s1 3d10 विन्यास दिखाता है, क्योंकि डी कक्षक वहां पे पूर्ण पूरित हो जाता है। इसलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
क्वांटम किसे कहते हैं? तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें। क्वांटम पे जो प्लांक वैज्ञानिक का नाम है प्लांक, तो इन्होंने क्वांटम सिद्धांत दिया था। तो मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु या अणु की ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत रूप से ना होकर के सूक्ष्म पैकेट या क्वांटा के रूप में होता है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये ऊर्जा का जो अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है, तो वो हमेशा ना होकर के बल्कि क्या होता है, छोटे छोटे पैकेटों में होता है, सूक्ष्म पैकेट या बंडलों में होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्वांटा के रूप में होता है। जिसको छोटे छोटे पैकेटों क्या बोलते हैं, क्वांटा कहते हैं। उसके रूप में ऊर्जा का क्या होता है, संचरण होता है। ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है और इस ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन का मात्रक क्वांटम है। इसका मात्रक क्या होता है, क्वांटम होता है। और वो छोटे छोटे पैकेटों को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बंडलों को क्वांटा कहते हैं। तो और इसका मात्रक क्या होता है, क्वांटम होता है। तो आपसे यहाँ पे क्वांटम पूछा था, तो उन सूक्ष्म पैकेटों का ऊर्जा संचार, ठीक है, समझ में नहीं आती। देखिए इसमें बात क्या है, यहाँ पे एक बार चलिए और देख लेते हैं। मैक्स प्लांक ने क्या किया था, जैसे मान लीजिए सूर्य की ऊर्जा क्या हो रही आ रही है, तो छोटे छोटे क्या हो रही है, वो बंडलों पे आ रही है, मतलब एक छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आ रही है। एक ऊर्जा का स्पेक्ट्रम क्या आया, फिर इसके बाद दूसरी ऊर्जा का स्पेक्ट्रम आया, फिर तीसरी का आया। इस तरीके से लगातार क्या होता है, स्पेक्ट्रम छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में आती रहती है। तो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटा कहते हैं। अपन को दिखती भले कि एकदम से कोई भी चीज ब्रेक नहीं हो रहा, हमेशा चलता रहता है, ठीक। तो लेकिन वहां पे क्या होता है, छोटे छोटे वो पैकेटों के रूप में आती है या बंडलों के रूप में आती है, एक एक करके आती है। तो वो चीज है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटा, क्वांटा कहते हैं। और उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, क्वांटम होता है, ठीक। अवशोषण तथा उत्सर्जन का मात्रक क्या होता है, क्वांटम होता है। तो ये बात है यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं, अफबाउ का नियम। अफबाउ का नियम जो है आपका यहाँ पे, जब अफबाउ का नियम आप देखेंगे तो अफबाउ के नियम में यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नियम है, आता है पेपर पे। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए अफबाउ क्या होता है, जैसा कि आप अपन को देखने में लगता है कि ये वैज्ञानिक का नाम होगा, अफबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम होगा, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ये वैज्ञानिक का नाम होकर के क्या होता है, जर्मन भाषा का एक शब्द होता है। तो अफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्रमिक रचना या रचना करना। इस नियम के अनुसार किसी बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा या घटते हुए स्थायित्व के क्रम में प्रवेश करते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं, फिर उपयुक्त ऊर्जा स्तर द्वारा उच्च ऊर्जा वाले स्तर वाले कक्षक में चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम जो क्या होता है, तो बढ़ते क्रम में होता है। मतलब निम्न ऊर्जा वाले कक्षक पहले भरे जाएंगे, फिर उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षक भरे जाएंगे। तो ये इनके भरने का क्या होता है, क्रम होता है। चलिए तो इस पे अपन देखते हैं। देखिएगा पहले क्या होता है, जैसे अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि पहले में क्या होता है, 1s आता है। तो पहली कक्षा में केवल 1s आएगा, दूसरी में 2s आएगा और 2p आएगा। हर बार एक कक्षक बढ़ाते चले जाना है। फिर तीसरी में क्या आएगा, 3s आएगा, 3p आएगा, 3d भी आ जाएगा। चौथी में क्या होगा आपका, 4s आएगा, 4p आएगा और 3d आएगा। और इसके अलावा क्या आएगा, 4f आ जाएगा। और अगली बार हर बार अपन को एक कक्षक बढ़ाना है। यहाँ पे इस बात करें अपन तो 5s, 5p, 5d आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नहीं लिखा है, मतलब आपको बता दें 5f भी होता है और इसके अलावा 5g भी होता है, ठीक। लेकिन आपको g कहीं पे भी लिखा नहीं मिलेगा, क्योंकि केवल f तक का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिकतर होता है। वहां पे 118 तक तो जितने भी है उनको f तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हो जाते हैं सभी के, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे 6s बात करें तो 6s पे आपका हर बार यहाँ पे 6p भी आएगा, 6d भी आएगा, 6f भी आएगा, 6g भी आएगा और 6h भी आएगा। एक कक्षक हर बार बढ़ते जाता है। लेकिन आपको जैसा बता दिए कि आपको 4 कक्षक ही उपयोग करने, s, p, d और f कक्षक। ये 4 कक्षक के द्वारा ही आपके सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, हो जाता है। लेकिन बात ऐसी है कि ये 4 कक्षक बस ना होगा कि कक्षक क्या होते हैं, अनगिनत होते हैं। यहाँ पे G, H,
आई, इस तरीके से अनगिनत होते हैं, लेकिन काम के क्या है आपके 4 ही हैं, 4 कक्षक में पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इनका भरते किस तरीके से हैं। तो देखिए सबसे पहले जिसकी ऊर्जा यहाँ पे छोटे का निशान बना है, ठीक, 4s की ऊर्जा कम है तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर इसके बाद 2s पे जाएंगे, फिर 2p में जाएंगे, फिर 3s पे जाएंगे, फिर 3p में जाएंगे, फिर 4s में जाएंगे, फिर 3d में जाएंगे। तो यहाँ तक का तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि कैसे होता है, पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, इतना याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से क्या है आपका एक ट्रिक है, उसको याद रखिएगा, आपको बता देते हैं। डी मतलब डी फॉर दयालु, याद रखिएगा, दयालु, और पी के लिए क्या है प्रसाद, और यहाँ पे एस के लिए सिंह, ठीक, याद हो जाएगा दयालु प्रसाद सिंह। फिर इसके बाद फिर से एक बार फिर दयालु प्रसाद सिंह करिए, दयालु प्रसाद सिंह, ठीक। अब 2 बार अपन क्या कर दिए, दयालु प्रसाद सिंह 2 बार आपको करने हैं। अब क्या आ गया, एफ भी आ गया, मतलब दयालु प्रसाद सिंह से काम बनने वाला नहीं है, तो इनके पिताजी को बुलाते हैं फादर दयालु प्रसाद सिंह, फादर दयालु प्रसाद सिंह। इसके बाद फिर जितने बार भी आपको करना है तो फादर दयालु प्रसाद सिंह करिए। तो इस तरीके से हर बार आप क्या करिएगा, दयालु प्रसाद सिंह कर दीजिएगा। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 8s आएगा, ठीक, जो नहीं लिखा। तो इस तरीके से अब चलिए एक आज अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। देखिए चलिए अपन देखते हैं किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देते हैं, क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। तो इसमें क्या करना है, आपको इसी क्रम में भरना है जो अपना अफवाह का नियम है। तो अब इस क्रम में पहले क्या करेंगे, अपने पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1s2 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कर दिए। फिर इसके बाद क्या आएगा, 2p आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उसको अपन सुधारते हैं। यहाँ पे 1s2, फिर क्या आ जाएगा 2s2 हो जाएगा, 2p कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 3s आएगा, 3s2, 3p, यहाँ पे कितने आएंगे अब देख लेते हैं अपन। देखिए यहाँ पे कितने, यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 10 हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं। अब अपन को क्या चाहिए, कितने हैं, 17 चाहिए, तो कितने बच रहे हैं, 7। दो यहाँ पे कर चुके हैं, 2 यहाँ पे तीसरी कक्षा में 2 कर दिए, अब बचे कितने, 5 बचे हैं, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 5। अब आप देख लीजिए 17 हो रहे हैं पूरे की नहीं, ऊपर का जोड़ लीजिए, यदि 17 हो रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, यदि 17 नहीं हो रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, वहां पे गलत होगा, ठीक। देख लीजिएगा यहाँ पे 17 हो रहे हैं, 2 कितना हुआ 4, और 6 कितना हो गया 10, 2 कितने हो गए 12 और 5 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। चलिए एक और देखते हैं, एक डी ब्लॉक वाले को देखते हैं। तो यहाँ पे जब अपन डी ब्लॉक वाले को देखेंगे तो चलिए दूसरा देखते हैं डी ब्लॉक का किसी तत्व का। तो चलिए Fe को पकड़ते हैं अपन, Fe परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 26 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अभी अपने पास क्या है 26 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी पर्याप्त है अपने पास इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 4s2 हो जाएगा, और 3d कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3d 6 हो जाएगा। अब देखिएगा 26 हो चुके हैं, यहाँ पे 26 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। एक बार जोड़ देते हैं, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए 10, और यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए 20, और फिर यहाँ पे 6 कितने हो गए 26। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन को करना रहेगा अभाव के नियम से। यहाँ पे किसी को ये लग रहा होगा कि 4s में पहले क्यों जाते हैं और 3d में बाद में क्यों जाते हैं, क्योंकि तीसरी कक्षा है तो यहाँ इसको यहाँ पे लिखना था। तो यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि 4s की जो एक n+l नियम जो होता है, ये कहता है जिसकी ऊर्जा क्या होगी कम होती है, जिसके लिए n+l का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर जाते हैं। तो 4s के लिए n+l का मान क्या होता है, कम होता है, इसलिए 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, उसके बाद 3d में भरे जाते हैं। तो बन जाएगा
तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे आपका अफवाह का नियम है। यदि आप बताएं तो किसी और का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं अपन यहाँ पे। चलिए एक आध और देखते हैं सर। देखिएगा यहाँ पे, चलिए एक अपन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, क्रोमियम का करते हैं। क्रोमियम के साथ साथ पे क्रोमियम जो क्या करता है, जो अफवाह के नियम को नहीं मानता है। क्रोमियम परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24। यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s यहाँ पे 1 और 3d कितना होगा यहाँ पे 5। आप देखते होंगे कि ये नियम अफवाह का नियम क्या कहता था, अफवाह का नियम ये बोलते थे कि यहाँ पे क्या होना था, 4s2 जब 2 इलेक्ट्रॉन भरने की कैपेसिटी है s में तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले पूरे भर जाने चाहिए थे, और यहाँ पे d में कितने होने थे, 4 होने थे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। अब ये कोई जरूरी नहीं होता कि जो नियम बना है तो सभी के लिए वैलिड है। जैसे आप भी देखते होंगे कि स्कूल पे जो बच्चे पढ़ते हैं सभी बच्चे स्कूल के नियमों को माने, ऐसा होता नहीं है ना। तो वैसे ही अब इसके पर्सनल, इसके लक्षण की बात करनी है, इसके व्यवहार, इसके गुण की बात करनी है। जब इसके पर्सनल गुण की बात करेंगे तब ये क्या होगा, यहाँ पे बात ये होती है कि डी कक्षक यदि क्या होगा, यदि 5 कक्षक होते हैं डी कक्षक में, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। यदि 4 आ रहे हैं, एक कक्षक और आ जाए, मतलब एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेगा। इस कारण से यहाँ पे 4s में एक इलेक्ट्रॉन जाता है और 3d में कितने जाते हैं, 5 कक्षक जाते इसका हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास चला जाता है, मतलब तो ये अर्धपूरित, देखिए ये अर्धपूरित हो गया, ये अर्धपूरित हो जाएगा। तो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है। बात ये रहती है, इसलिए क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ज्यादा वैलिड है। कॉलम में अपन कैसे भरते हैं इसको सही से? यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से भरते चले जाते हैं। जैसे मतलब अधिक से देखिए यहाँ पे यदि बात करें अपन 4s, इसके लिए बात करें 3d 4 के लिए बात करें तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 हुए। अब यहाँ पे बात ये होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन यदि और आ जाए तो वो स्थायी हो जाएगा, और वो है कहाँ पे, एक अगली कक्षा में, 4s में एक है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। इस कारण से ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होता, बल्कि क्या होता है आपका, इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक होता है। 4s1 और 3d कितना होता है, 5 होता है। अधिक से अधिक 5 कक्षाएं हो सकती हैं, मतलब है ना। देखिएगा आपको यदि बात है यहाँ पे डी के लिए जो होगी, तो डी की कितनी होती है, 5 कक्षक होते हैं। एस के लिए 3 कक्षक बात होती है, सॉरी एस, यहाँ पे पी के लिए 3 कक्षक की बात होती है। चलिए लिखे देते हैं आपको यहाँ पे, एस के लिए यहाँ पे आपको कक्षक संख्या कितनी रहेगी, 1 रहेगी कक्षकों की संख्या, ठीक। और इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, यहाँ पे 2 जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। पी के लिए 3 कक्षक होते हैं और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। डी के लिए यहाँ पे 5 कक्षक होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे 10। और एफ के लिए यहाँ पे 7 कक्षक होते हैं और इलेक्ट्रॉन जाते हैं 14। मतलब कहने का कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने